हमारा टॉपिक है गमन एवं संचलन। तो गमन, तो यहाँ हम देखते हैं कि सभी चलन गति होती है, लेकिन सभी गति चलन नहीं होते। अर्थात प्राणियों में गतियाँ दो प्रकार की होती है, एक गति होती है संचलन और एक होती है गमन। तो चलन गति में प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और जब गति में प्राणी गति कर भी सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो हम देखते हैं चलन। हाँ, चलन में प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। पर जाता है, और जबकि गति में क्या होता है कि प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, फिर भी उसमें क्रियाएं होती है। इसमें प्राणी गति नहीं करता। प्राणी गति करता है लेकिन चलन नहीं। तो चलन में तो प्राणी क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, चलन होता है। और गति में प्राणी गति करता है लेकिन चलन नहीं करता। जैसे 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 पैरों का हिलना, जैसे हम देख सकते हैं हाथों का हिलना, हाथों का हिलाना। अगर प्राणी या व्यक्ति हाथों को हिलाता है तो इस प्रकार की जो गति, तो इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं हम गति। और यहाँ पे पैरों को हिलाना, चलन में पैरों को हिलाना, इसमें प्राणी या व्यक्ति पैरों को हिला करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, लेकिन हाथों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता। तो इसमें भी क्या है, जो शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, इसमें क्या होती है, शारीरिक क्रिया हो रही है। अब हम देखते हैं गति के प्रकार। तो गति के 3 प्रकार हैं। तो मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की गतियां दिखलाती हैं। तो 3 प्रकार की गति के प्रकार हो जाते हैं। गति के 3 प्रकार है। पहला प्रकार है अमीबीय गति, दूसरा पक्षमावी गति और तीसरा पेशीय गति। अमीबीय गति हमारे शरीर में भक्षाणु कोशिका और श्वेत रुधिर कणिकाएं दिखाती है। महाभक्षाणु और श्वेताणु। महाभक्षाणु और श्वेताणु कोशिकाएं इस प्रकार की गति दिखलाती हैं, अमीबीय गति। पक्षमावी गति दिखलाते हैं, जैसे हमारे खोखले अंग होते हैं, जैसे डिंब वाहिनी है, श्वसन मार्ग, श्वसन नली में और डिंब वाहिनी में। तो ये जो गतियां होती है, पक्षमावी गति होती है, इसमें कणों को एक दिशा में गति कराई जाती है कणों की।
और डिम्ब वाहिनी में अंड की गति कराई जाती है। पेशीय गति, पेशीय गति में हमारे पाद है, पादों की गति, जबड़ों की गति और जीवा की गति। तो ये गतियां है पेशीय गति होती है। अब हम देखते हैं मानव में पेशी। तो जो मानव की पेशी है, मानव में पेशियां, तो मानव की पेशी इसकी उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से। मेसोडर्म को मध्य जनन स्तर भी कहते हैं और ये शरीर का 40 से 50% भाग बनाती है। 40 से 50% भाग बनाती है और इसकी जो विशेष इन पेशियों की विशेषता होती है उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य, प्रत्यास्थता होती है। हम पेशियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पेशियों का वर्गीकरण किया जाता है स्थापन, रंग रूप और उनकी क्रिया के आधार पर कर सकते हैं। स्थापन के आधार पर मनुष्य में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। स्थापन के आधार पर जो पेशियों के जो प्रकार है वो 3 है। कौन कौन से हैं? कंकाल पेशी, कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी, अंतरंग पेशी और तीसरी है हृदय पेशी। तो यहाँ देखते हैं कि कंकाल पेशियां, कंकाल पेशियां ये रेखित होती है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर और इन पेशियों का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है और ऐच्छिक नियंत्रण होता है। इन पेशियों को हम कंकाल पेशी और रेखित पेशियां भी कहते हैं। अंतरंग पेशियां, अंतरंग पेशियां एक खोखले अंतरंगों में पाई जाती है जैसे कि आहार नाल, जनन मार्ग की भीतरी भित्ति में, और ये अरेखित होती है या फिर चिकनी होती है। अरेखित और चिकनी होती है अंतरंग पेशियां, इसलिए इनको चिकनी पेशियां कहते हैं और ये तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं रहती। इनको अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशियां कहते हैं हृदय पेशियां। और तीसरी पेशियां है हृदय पेशी। हृदय पेशियां रेखित होती है, रेखित और चिकनी दोनों प्रकार की होती है। हृदय की पेशियां रेखित होती है, हृदय पेशियां रेखित होती है लेकिन अनैच्छिक होती है, तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है, अनैच्छिक होती है। हृदय पेशियां को तंत्रिका तंत्र सीधे नियंत्रण में नहीं रखता, अनैच्छिक होती है। अब हम देखते हैं कंकाल पेशी की संरचना। तो कंकाल पेशी की संरचना में कंकाल पेशियां, ये पूरी कंकाल पेशी है जो बंडल। तो कंकाल पेशी में कई बंडल्स होते हैं। ये बंडल है जिसमें 3 बंडल दिखा रखे हैं। तो प्रत्येक कंकाल पेशी में कई बंडल्स होते हैं। इन बंडल्स को हम क्या कहते हैं? इन बंडल्स को कहते हैं पूलिकाएं या फेसिकल्स कहते हैं। पूड़ियां होती है, इनको फेसिकल्स कहते हैं। ये संयुक्त रूप में होती है तथा कोलेजनी ऊतक स्तर से घिरी रहती है। ये कोलेजनी स्तर है, इससे ही घिरी हुई रहती है जिसे हम संपट या फेसिया कहते हैं। संपट या फेसिया द्वारा सभी बंडल से घिरे रहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। तो ये बंडल है, इसमें कई पेशी रेशे होंगे।
पेशियों के रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से आश्रित होता है। यानी जो प्रत्येक रेशा होता है इसके चारों तरफ प्लाज्मा की झिल्ली होती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली से आश्रित होती है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। तो इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली है इसका नाम होगा सार्कोलेमा। जैसे तंतु बनाया मैंने, ये तंतु है। तंतु के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, ये झिल्ली है। तो इस झिल्ली का नाम क्या है? सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा, ये तंतु की संरचना है, सार्कोलेमा है। पेशी रेशा एक संकोशिका होता है। तो जो पेशी रेशा है वो संकोशिका होता है, अर्थात को पेशी द्रव्य यानी सार्कोप्लाज्म। सार्कोलेमा ये होगी, और इसके अंदर जो द्रव भरा रहेगा उसको कहेंगे हम सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म कई केंद्रक होते हैं, जैसे एक केंद्रक ये, एक केंद्रक ये। तो जो पेशी कोशिका है उसके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको सार्कोलेमा कहते हैं। और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है कोशिका द्रव, इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें अनेक केंद्रक होते हैं, इस कारण इसको संकोशिका कहते हैं। अंतःद्रव्य जालिका या पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका में कैल्शियम आयनों का भंडार गृह होता है। ये पेशी कोशिका है, पेशी कोशिका के अंदर अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। और इन अंतःप्रद्रव्य जालिकाओं के अंदर, जैसे कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है, तो इसमें कैल्शियम आयन प्रचुर मात्रा में होते हैं। कैल्शियम आयन प्रचुर मात्रा में होते हैं। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है, जिसे पेशी तंतु या मायोफिलामेंट कहते हैं। जो पेशी रेशा है इसी को हम पेशी कोशिका कहते हैं। तो पेशी रेशा है, और पेशी रेशा कोशिका कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर सार्कोप्लाज्म होता है, सार्कोलेमा होती है, और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें अंदर जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, इसको पेशी द्रव्य जालिका कहते हैं। सार्को मतलब पेशी, तो पेशी द्रव्य जालिका होती है, इसके अंदर कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं जो पेशी तंतुक है इसके अंदर अनेक धागेनुमा संरचनाएं होती है, इनको कहते हैं हम एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु होते हैं। जो हल्के रंग के होते हैं उनको एक्टिन तंतु कहते हैं, और जो गहरे रंग के होते हैं इनको हम मायोसिन तंतु कहते हैं। और जो पेशियों की संकुचन की इकाई है इसको सार्कोमियर कहते हैं। ये जो एक्टिन तंतु है, एक्टिन तंतु और ये दोनों प्रकार के प्रोटीन के तंतु है, ये दोनों ही समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पेशी तंतु कक्ष के समांतर ही होते हैं। ये भी एक्टिन तंतु पतले होते हैं और मायोसिन तंतु मोटे होते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु, यानी दो मायोसिन तंतुओं के बीच का स्थान जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रखा है कि दो मायोसिन तंतु है, जैसे ये मायोसिन तंतु यहाँ तक का हो गया,
और जो एक दूसरे की अक्ष पे होते हैं। तो ऐसे मान सकते हैं कि दो मायोसिन तंतु यानी कि दो कोशिकाओं से, यानी दो सार्कोमियर है, एक सार्कोमियर ये है, एक सार्कोमियर ये है। तो दो सार्कोमियरों के बीच में मायोसिन तंतुओं के जो बीच का स्थान है, इसको हम आई पट्टी कहते हैं, आई बैंड कहते हैं। और आई बैंड को बीचों बीच से एक गहरी खांच से एक गहरी लाइन होती है, जिसको हम जेड पट्टी कहते हैं। तो जेड पट्टी है, और दो जेड पट्टियों के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम सार्कोमियर कहते हैं। और मायोसिन तंतु का जो एक मायोसिन तंतु है, वैसे दो मायोसिन तंतु हैं, तो दोनों मायोसिन तंतु आपस में जुड़े होते हैं, और जिस स्थान पर जुड़े होते हैं इसको हम एच क्षेत्र, एम लाइन कहते हैं। ये एम लाइन है, एम लाइन। तो दो मायोसिन तंतु, एक मायोसिन तंतु ये है, एक मायोसिन तंतु है। दो मायोसिन तंतु जिस स्थान पर जुड़े होते हैं उसको एम लाइन कहते हैं। और जो दो तंतु जुड़े होते हैं, तो दो तंतुओं के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम कहते हैं ए बैंड। ए बैंड हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं कि ये आई बैंड और ये आधा आई बैंड है, ये आधा आई बैंड है। तो दो एक्टिन तंतुओं के बीच की दूरी समांतर नहीं, कैसी होती है, अक्षों की लंबाई में। तो दो एक्टिन तंतुओं के मध्य की दूरी को हम कहते हैं एच क्षेत्र। यह एच क्षेत्र हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मोटे तंतुओं का वह क्षेत्र जो एक्टिन तंतुओं से आच्छादित नहीं रहता, उस क्षेत्र को हम एच क्षेत्र भी कहते हैं। और जब दो एक्टिन तंतु आपस में जहाँ मिलते हैं उसको, मायोसिन तंतु जहाँ पे मिलते हैं उसको एम लाइन कहते हैं। तो ये एम लाइन है, थ्री डॉट दिखाई दे रहे, 3 लाइन, इसको हम एम लाइन कहते हैं। अब हम देखते हैं संकुचन करने वाले प्रोटीन अणुओं की संरचना। तो संकुचन करने वाले प्रोटीन अणु है एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु। एक्टिन तंतु पतले होते हैं और मायोसिन तंतु मोटे होते हैं। तो जो रस्सी की तरह दिखाई दे रखी है, ये एक्टिन तंतु भी दो तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसको एफ एक्टिन तंतु कहते हैं। और ये समांतर क्रम में होते हैं और सर्पिल रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ये तंतु और ये तंतु एफ एक्टिन तंतु है। और इसमें भी हम छोटे छोटे जो दिखाई दे रखे हैं गोल गोल से, इनको गोल प्रोटीन कहते हैं। गोल प्रोटीन के बहुलक होते हैं एफ एक्टिन तंतु भी। अब हम देखते हैं मायोसिन तंतु। मायोसिन तंतु भी दो होते हैं और सर्पिल रूप में ये भी इसी तरह से व्यवस्थित होते हैं। मायोसिन तंतुओं पर ट्रोपोनिन पाया जाता है, जो एक निश्चित अंतराल पर होता है। ट्रोपोनिन क्या करता है, जब पेशियां विश्राम अवस्था में होती है, तभी ट्रोपोनिन एक्टिन तंतुओं के बंधन स्थल को ढके रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मायोसिन तंतु है, ये मायोसिन तंतु भी किसके बहुलक होते हैं, ट्रोपोमायोसिन के बहुलक होते हैं। ट्रोपोमायोसिन, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई कि जो ट्रोपोमायोसिन है ये अलग से प्रोटीन है, मायोसिन नहीं है। मायोसिन नीचे वाला है, तो यहाँ पे हम बताएंगे मायोसिन का है, जबकि एक्टिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन के ही पास में पाया जाता है ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के निश्चित अंतराल पर ये ट्रोपोनिन पाया जाता है, जो एक्टिन तंतुओं के सक्रिय स्थल को ढके रहता है विराम अवस्था में। अब हम देखते हैं मायोसिन तंतु। मायोसिन तंतु की संरचना ये है। मायोसिन तंतु के दो भाग होते हैं,
एक होता है हेड होता है, एक होता है टेल। तो जो हेड भाग होता है उसमें एक्टिन तंतुओं से संयोजी स्थल होते हैं और यहीं पर एटीपी योजी स्थल होते हैं। और इसमें भी 2 तंतु होते हैं और इसको प्रत्येक तंतु को मोरोमायोसिन कहते हैं। मोरोमायोसिन के बहुलक होते हैं ये भी। मोरोमायोसिन का हेड सिरा और मोरोमायोसिन का पुच्छ सिरा। तो जो भारी सिरा होता है हेड वाला, इसको बोलते हैं भारी मोरोमायोसिन HMM, और हल्का मोरोमायोसिन को LMM कहते हैं, ये वाला। तो ये ऊपर तो हमारी एक्टिन तंतु थी और नीचे ये मायोसिन तंतु है। अब हम देखते हैं पेशी संकुचन की क्रियाविधि। तो पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा समझा सकते हैं। पेशीय रेशों का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने के कारण होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे पेशी रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रेरक तंत्रिकाएं और पेशीय रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशीय संगम या प्रेरक अंतपट्टिका कहते हैं। तो जो सार्कोमियर होता है और तंत्रिका कोशिका होती है उसके बीच एक संधि होती है जिसको हम तंत्रिका पेशी संधि कहते हैं या प्रेरक अंतपट्टिका कहते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिका संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी यानी कि एसिटिलकोलिन मुक्त होता है। तंत्रिका संचारी यानी एसिटिलकोलिन मुक्त होता है। एसिटिलकोलिन मुक्त होता है जो सार्कोलेमा में क्रिया विभव पैदा करता है। इसको हम सार्कोलेमा मान सकते हैं और इसमें क्रिया विभव पैदा होता है यानी कि एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है और ये समस्त पेशी रेशा पर फैल जाता है, यानी पूरी पेशी रेशा है उस पर फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्म में उपस्थित कैल्शियम आयन मुक्त हो जाते हैं। यानी जो सार्कोप्लाज्म होता है, सार्कोप्लाज्म के यानी सार्कोरेटिकुलम में कैल्शियम आयन होते हैं, वो सार्कोप्लाज्म में मुक्त हो जाते हैं और कैल्शियम आयन इस तरफ बढ़ जाता है जिससे कि एक्टिन तंतुओं पर ट्रोपोमाइसिन की उपेकाई एक्टिन तंतुओं पर ये ट्रोपोमाइसिन की उपेकाई है। ये देखते हैं, ये ट्रोपोमाइसिन है, ये उपेकाई से कैल्शियम बंधकर यानी ट्रोपोमाइसिन है और ये उपेकाई है ट्रोपोनिन। इनसे कैल्शियम आयन बंध करके एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थलों को खोल देते हैं, यानी कैल्शियम आयन इन ट्रोपोनिन को हटा देते हैं यहाँ से और खुल जाते हैं। और एटीपी के जल अपघटन से, मतलब यहाँ देखते हैं इसको खोल दिया, खोलने के बाद में जो एटीपी है इसका जल अपघटन होता है, खोल देता है। और एटीपी के जल अपघटन से यानी जो मायोसिन तंतु है इसके जो हेड सिरा है इस पर एटीपी बंधन स्थल होते हैं और इसका अब जल अपघटन प्रारंभ हो जाता है, जिससे ऊर्जा उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु द्वारा जुड़ जाता है। क्रॉस सेतु द्वारा जुड़ जाता है और बंध बना लेता है। इस बंध से जुड़ी हुई एक्टिन तंतुओं का ए बैंड के केंद्र की तरफ खींचते हैं और इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए रेखा भी अंदर खिसकती है। अब जो एक्टिन तंतु है, ये एक्टिन तंतुओं का जो ए बैंड अंदर की तरफ खिसकता है। मायोसिन तंतु जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद अंदर की तरफ खिसकता है और अंदर की तरफ खिसकने से एक्टिन ए रेखा भी अंदर की तरफ खिंचता है, जिससे कि
और जिससे क्या सार्कोमेर छोटा हो जाता है। सार्कोमेर की ये सार्कोमेर छोटा हो जाएगा। तो ये ए बैंड है, ए बैंड यहाँ तक। ए बैंड में आई बैंड जो होता है अंदर की तरफ खिसकता जाता है, जिससे सार्कोमेर की लंबाई कम हो जाती है, संकुचित हो जाता है। पेशी के छोटे होते समय, संकुचन के समय आई बैंड की लंबाई कम हो जाती है। तो जो आई बैंड है इसकी लंबाई कम हो जाती है, जबकि ए बैंड की लंबाई जो है त्यों रहती है। ए बैंड की लंबाई यानी कि मायोसिन तंतुओं की जो लंबाई है वो ए बैंड की लंबाई के बराबर होती है। और जब एटीपी का जब वियोजन होता है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फिर फास्फोरस निकलता है, और ये विश्रामावस्था में चले जाते हैं, यानी कि जब ये सार्कोप्लाज्म में चले जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि एटीपी टूट करके क्या सार्कोप्लाज्म में चला जाता है, और एक नए एटीपी के बनने से क्रॉस सेतु टूट जाता है। जैसे ही यहाँ पर एक नए एटीपी जुड़ेगा तो एक क्रॉस सेतु अलग हो जाता है। मायोसिन शीर्ष एटीपी को अपघटित कर मायोसिन का शीर्ष एटीपी को अपघटित कर पेशी के और संकुचन की क्रिया को दोहराता है, यानी फिर से ये विघटित हो जाएगा और फिर से पेशी संकुचन क्रिया को दोहराता है। इस तरह से ये जब तक चलती रहती है जब तक हम उसको चाहते हैं। किंतु तंत्रिका आवेगों के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम आयनों के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। जैसे ही हमको आवेश तंत्रिका से संकेत मिलना बंद हो जाते हैं, कैल्शियम आयन फिर से क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं, और जिससे कि सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम आयनों की कमी हो जाती है, और कमी होने से ट्रोपोनिन है वो ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन तंतुओं को के सक्रिय स्थलों को फिर से ढक लेते हैं और पेशियों का संकुचन रुक जाता है। और इसके फलस्वरूप जेड रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस आ जाती है। जेड पट्टियां वापस आ जाती है, अर्थात शिथिलन हो जाता है। विभिन्न पेशियों में रेशों की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो सकता है। पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवयवी विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। यानी जब पेशियां बार बार उत्तेजित होती हैं तो ग्लाइकोजन का विखंडन हो जाता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे थकान आती है। लैक्टिक अम्ल के जमाव होने से थकान होती है। पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला एक लाल रंग का मायोग्लोबिन होता है। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे वे लाल रंग की दिखाई देती हैं। ऐसी पेशियों को लाल पेशियां कहते हैं। तो पेशियों को लाल रंग किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण होता है। ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो एटीपी के निर्माण हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग करते हैं। तो मायोग्लोबिन में क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीजन पाई जाती है। इसलिए इन पेशियों को वायुजीवी पेशियां भी कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे वे हल्के रंग की अथवा श्वेत प्रतीत होती है। ये श्वेत पेशियां होती है और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, लेकिन पेशी द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में होती है। यानी जो पेशी द्रव्य जालिका होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अत्यधिक मात्रा में होती है, और ये अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो अवायवीय विधि द्वारा वे पेशियां प्राप्त करती हैं जिनमें मायोग्लोबिन कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसके साथ ही हमारी पेशी संकुचन क्रियाविधि भी पूरी होती है।
आंसर